हेलो बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक और नए वीडियो के साथ आज हम यहाँ पे हैं आपके साथ। देखिए, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी एक टर्म को समझे थे, जिसमें एक फार्मूला निकल करके आया था। हम लोग डिराइव किए थे कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, जहाँ L लेंथ थी और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस था कंडक्टर का, और आर रेसिस्टेंस है और रो जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या उसको हम बोलते थे रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो उससे ये पता चल रहा था कि लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे किसी कंडक्टर के लिए तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी भी तो रेसिस्टेंस भी उसका क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि वह आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, तो ग्रेटर द एरिया लेसर द रेसिस्टेंस, और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो ग्रेटर द लेंथ ग्रेटर द रेसिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही थी। और एक वहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना था कि टेम्परेचर से कैसे डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ केवल फैक्ट इतना जान लीजिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जनरली जो मेटल्स हैं इन जनरल उनका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि कोलिजन बढ़ जाता है मेटल्स में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर मोशन है वह बढ़ जाता है, क्योंकि वह हीट होने से काइनेटिक एनर्जी इंटरनल जो है उनके बढ़ जाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। और रेसिस्टिविटी का भी जो है टेम्परेचर से सीधा लिंक है कि मेटल्स और एलॉय के लिए रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज कर जाती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो अगर मान लीजिए बाई चांस अगर एग्ज़ाम में आ गया क्वेश्चन कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस क्या होता है, तो रेसिस्टेंस आप लिखेंगे इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं, सेमीकंडक्टर सुपर कंडक्टर के लिए क्या इफेक्ट होता है, लेकिन आपको केवल इतना समझना है कि रेसिस्टेंस बढ़ाने से कंडक्टर की जो टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस है वह इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी भी मेटल्स और एलॉय की वह भी इंक्रीज होती है। यहाँ इतना जानना है। अब यहाँ पे कुछ कंडक्टिंग मटेरियल्स यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, उनके लिए यहाँ ये समझ लीजिए। तो टंगस्टन जो है, मतलब ये भी मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, और इसका अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा, उसको हम लोग कुछ खास यूज के लिए, तो टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ किया जाता है। जो हमारा ट्रेडिशनल बल्ब होता है इलेक्ट्रिक का, उसमें जो उसके फिलामेंट होते हैं बल्ब में वह टंगस्टन के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है और रेसिस्टिविटी रिलेटिवली कम होती है उसके रिस्पेक्ट में। तो हाई रेसिस्टेंस और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और यह 3380 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो उस मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा, टंगस्टन मोर हीट प्रोड्यूस हो जाएगा उसके अंदर, और मोर हीट से इनकंडेंसेंट यानी लाइट एमिट करने लगेगा, उसकी ये प्रॉपर्टी है, इसीलिए टंगस्टन यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और है कि जब एट हाई टेम्परेचर टंगस्टन रिएक्ट्स विद द एयर एंड फॉर्मिंग ऑक्साइड, एयर से रिएक्ट करेगा टंगस्टन हाई टेम्परेचर पे और ऑक्साइड बनाएगा। तो इससे बचने के लिए कि एयर से रिएक्ट ना हो, एक ग्लास वेसल में वेरी लेस रिएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन और नियॉन, उनसे फिल कर दिया जाता है एक शीशे के जार के अंदर, और उसमें फिलामेंट रखा जाता है ताकि उसका रिएक्शन ना होने पाए। नहीं तो जब ऑक्साइड बनाएगा या एयर से रिएक्ट करेगा हाई टेम्परेचर पे टंगस्टन, तो वो पूरा एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो फिर बल्ब का फिलामेंट ही नहीं रहे तो बल्ब कहाँ से रहेगा। तो उसी से बचाने के लिए कि उसकी लाइफ बढ़ सके फिलामेंट की, उसको नाइट्रोजन और नियॉन गैस, इनर्ट गैस से ग्लास वेसल को भर के उसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब तो इससे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हीट नहीं होगा, हीट जो होगा वह हाई रेसिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा। अब रेसिस्टेंस का हीट से क्या लेना देना है, यह एक अलग टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो हम लोग बाद में आगे देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ समझ लीजिए कि रेसिस्टेंस ज़्यादा होने से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, उससे इनकंडेंसेंट हो जाएगा। इनकंडेंसेंट यानी लाइट एमिट करने लगेगा, उसकी प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए टंगस्टन को हम लोग यूज़ किया करते हैं। ठीक है, और उसमें लेंथ का इम्पॉर्टेंस होता है, थिकनेस तो कम रखना ही है लेकिन लेंथ उसका ज़्यादा होना चाहिए।
दूसरा जो कंडक्टिंग मटेरियल है नाइक्रोम। अब नाइक्रोम देखिए, टंगस्टन के साथ प्रॉब्लम क्या था कि हाई मेल्टिंग पॉइंट थी, इसका टंगस्टन का है, और यह रिएक्ट कर जाता है एट हाई टेम्परेचर विथ एयर, लेकिन नाइक्रोम नहीं करता एट हाई टेम्परेचर। नाइक्रोम को अगर आप ओपनली इन एयर भी रख देंगे और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी वह नहीं करेगा। और नाइक्रोम एक एलॉय है, उसमें इतने मेटल्स मिले हुए हैं इस रेशियो में, निकिल है 60%, आयरन है 26%, क्रोमियम 12%, मैग्नीज 2%। तो नाइक्रोम रिएक्ट नहीं करता एट हाई टेम्परेचर, इसकी भी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, हाई रेसिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। 800 डिग्री सेल्सियस नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन इसके साथ एक बेनिफिट क्या है कि एट हाई टेम्परेचर नाइक्रोम डज नॉट रिएक्ट विद द एयर, इसीलिए इसको हम ओपन एयर में रख सकते हैं। तो जब ओपन एयर में रखेंगे तो इसको हम डायरेक्टली हीटिंग डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब का लगाने का कमरे में यह पर्पज़ नहीं है कि कमरा गर्म हो जाए, ठीक है। बल्ब इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस होगा वह एक तरह का साइड प्रोडक्ट है, उसकी वजह से ही लाइट एमिट करने लगता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी और हीट एनर्जी से फिर लाइट एनर्जी, यहाँ ये हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी की वजह से। लेकिन नाइक्रोम में क्या हो रहा है, नाइक्रोम हम यूज़ ही तब करेंगे जब हमें हीट चाहिए, और टंगस्टन का फिलामेंट हम तब यूज़ नहीं करते हैं जब हमें हीट चाहिए, जब हमें लाइट चाहिए, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन नाइक्रोम हम तब यूज़ करेंगे जब हमें हीट चाहिए। तो हीट की ज़रूरत, हीट से जो डिवाइस हैं जो हीट हमको रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर, ठंड में जो लोग सेकते हैं जो है, ठीक है, रूम हीटर जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है, और टोस्टर है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, और गीजर है पानी गर्म करने का, क्योंकि उसको हम इसीलिए अप्लाई यूज करते हैं क्योंकि उससे हमको हीट मिले। तो ये नाइक्रोम हो गया। तीसरा है टिन लेड एलॉय या टिन कॉपर। तो टिन लेड एलॉय मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसकी रेसिस्टिविटी कम होगी और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा एलॉय मिल जाने से। तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने से क्या होगा, इसको हम फ्यूज़ वायर में यूज़ करते हैं। फ्यूज़ वायर जानते हैं, एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर इलेक्ट्रिक सर्किट इन आवर हाउस होल्ड, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हायर करेंट। अगर हम हायर करंट आ गया, मान लीजिए टेलीविज़न है और उसमें अगर हाई करंट आ गया तो टेलीविज़न ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर एक फ्यूज़ रहेगा उसमें तो फ्यूज़ केवल ब्लो कर जाएगा, और उससे क्या होगा, फ्यूज़ वायर जब डिसकनेक्ट हो गया, मेल्ट होकर के डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो करंट आगे नहीं जाएगा। करंट को हम लोग फ्यूज़ के थ्रू पास कराते हैं सर्किट में। टेलीविज़न में जाने से पहले एक फ्यूज़ लगा दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक सॉकेट से पहले फ्यूज़ में जाए फिर टीवी में जाए। तो अगर जितना हमको करंट चाहिए उससे ज़्यादा करंट अगर फ्लो करेगा तो हीटेड हो जाएगा कौन, फ्यूज़ वायर। और क्यों हीटेड हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक फिनोमिना है, एक प्रॉपर्टी है करंट की और कंडक्टर के बीच में इंटरेक्शन से, उसकी वजह से। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है इसलिए यह मेल्ट कर जाता है, और जब मेल्ट कर जाएगा तो क्या होगा, फ्यूज़ वायर डिसकनेक्ट हो गया तो करंट आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि करंट फ्यूज़ वायर से होके जा रहा था, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं टिन लेड एलॉय को फ्यूज़ वायर में, या टिन कॉपर को, कई बार केवल टिन भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें हम लोग जनरली मोटा रखते हैं फ्यूज़ वायर, थिकनेस उसकी। और यहाँ पे चौथा है कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीन। तो कॉन्स्टेंटाइन में कॉपर है 60%, निकिल है 40%, यह भी एक एलॉय हो गया। और इसमें क्या होता है, और मैग्नीन में कॉपर, मैग्नीज और निकिल है, 84% कॉपर, 12% मैग्नीज और 4% निकिल। और ये मॉडरेट इसकी रेसिस्टिविटी होती है, ठीक है, मॉडरेट रेसिस्टिविटी, और एट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर कम हो अधिक हो उसकी वजह से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी रेसिस्टिविटी पे, यानी उसका रेसिस्टेंस कम वेरी करता है टेम्परेचर के वेरिएशन से। इसीलिए इसको कहाँ यूज़ किया जाएगा, जब स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस हमको चाहिए, हम किसी ऐसे डिवाइस में यूज़ करना चाहते हैं जिसका रेसिस्टेंस वेरी ना करे, तब इसको यूज़ करते हैं। और वह होता है, इसीलिए लिखा गया स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस बॉक्स में।
रेसिस्टेंस बॉक्स एक तरह का लेबोरेटरी में आप देख सकते हैं कि अलग अलग रेसिस्टेंस, फिक्स रेसिस्टेंस का एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है, और उसमें जितना लिखा हुआ है, जितना मार्क्ड है 0.5 ओम, 0.1 ओम, 0.01 ओम या 10 ओम, जितना वह उतना फिक्स रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। और दूसरा रियोस्टेट में, रियोस्टेट वेरिएबल रेसिस्टेंस है, जब आपको कंपोनेंट ऑफ सर्किट पढ़ा रहे थे उसमें बताया गया था, ठीक है। तो यह होता है कांस्टेंट 10 और मैग्नीन, ये चीज़ है। तो कुछ कंडक्टिंग मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक यूज़, यह आप देख लिए। और एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे कॉपर और एल्युमिनियम, ये दोनों जो है अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में कॉपर या एल्युमिनियम को यूज कर सकते हैं, लेकिन एक एल्युमिनियम को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है कॉपर के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है। तो एल्युमिनियम इज़ लाइटर देन कॉपर, दैट इज़ वाई इट इज़ प्रीफर टू कॉपर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन में। हम लोग जो आप देखते होंगे हाई टेंशन वायर जो होते हैं, कभी आप ट्रेवल करिए, हाईवे से जाइए या ट्रेन से जाइए, तो नदी में, पहाड़ पे, सब जगह से हाई जो टेंशन वायर होते हैं एल्युमिनियम के होते हैं, हल्के होते हैं। कॉपर रिलेटिवली हेवी होता है, ठीक है। तो यह आप जान गए। अब एक चीज़ और जानना है कि होता क्या है हम लोगों को, कि जो हम लोग यूज़ करते हैं रेसिस्टर्स, तो हमारा एक रेसिस्टर से काम नहीं होता। क्योंकि हम लोग, आप जानते होंगे, जैसे आप अपने घर को ही लीजिए, तो आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक से चलने वाले फैन है, टेलीविज़न है, ट्यूबलाइट है, CFL है, LED है, ठीक है, हीटर है, गीज़र है, AC है, इलेक्ट्रिक आयरन है, सब है। तो ये सब यूज़ करते हैं हम लोग। तो जो अलग अलग इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज़ करते हैं, तो हमको डिवाइसेस में कंडक्टर लगे होते हैं, और कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं कि रेसिस्टेंस, तो उनको कनेक्ट करते हैं। तो यह जो कॉम्बिनेशन बनाना है, यह दो तरीके से हो सकता है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि सेम करंट फ्लो करे, ठीक है, और एक ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग करंट फ्लो करे, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस हर कंडक्टर के अक्रॉस सेम हो, लेकिन करंट अलग अलग हो। तो ऐसा किस तरह से हो सकता है? एक तो मान लीजिए कि जैसे यह जो है, एक आपने यहाँ लगा दिया, एक और दूसरा यहाँ लगा दिया, इस तरह से, और इस तरह से कनेक्ट कर दिए, ठीक, ऐसे। और एक ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे, और तीसरा, ठीक है, और इससे सोर्स फिर अप्लाई किए, ऐसे भी कर सकते हैं कनेक्ट। तो यहाँ पे होगा क्या, जब करंट फ्लो करेगी तो यहाँ तक तो सेम करंट जा रही थी, और जब इस पॉइंट पे करंट पहुँचेगी तो उसको तीन रास्ते मिल गए। यह एक अलग कंडक्टर था, यह दूसरा कंडक्टर, और यह तीसरा कंडक्टर। तो करंट को तीन कंडक्टिंग पाथ मिल गए। जब यहाँ करंट गई तो कुछ पोर्शन इधर चला जाएगा, कुछ पोर्शन इधर आएगा, और कुछ पोर्शन इधर आएगा। उसी तरह जो पोर्शन यहाँ गया था, यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाएगा, यहाँ से जो गया था वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से जो गया था वो यहाँ आके फिर यहाँ पे मान लीजिए I करंट थी टोटल, तो यहाँ से फिर I करंट फ्लो करने लगेगी कंडक्टर में। तो एक इस तरह कनेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे I1, I2 और I3, यहाँ ये हो गया I1, I2, I3, ठीक है। और यहाँ देखिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है, तो जब करंट यहाँ इस जंक्शन पॉइंट पे गया तो उसके लिए कोई कंडक्टिंग पाथ नहीं है, केवल एक पाथ है, तो सेम करंट फ्लो करेगा। अगर यहाँ से मान लीजिए I करंट फ्लो कर रही थी, तो यहाँ भी वही I करंट फ्लो करेगा, और वही यहाँ भी I करंट फ्लो करेगा,
वही आई के, क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं है करंट को फ्लो करने का। ठीक है, तो अगर हमको ज़रूरत है कि हम सारे डिवाइस को कनेक्ट कर दिए लेकिन सेम करंट फ्लो करे, तब हम इस तरह कनेक्ट करते हैं। और अगर हमें ज़रूरत है कि नहीं करंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करा दें, तो हम इस तरह कनेक्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टर में आपको शुरू में ही बताया था कि कोई कंडक्टर होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई मटेरियल होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि जब हम इनको अलग अलग तरीके से ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, या उन सबको हटा करके केवल अगर एक रेसिस्टेंस लगा दिया जाए या एक रेसिस्टर लगा दिया जाए तब क्या होगा। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए एक हो गया यहाँ, और एक दूसरा रेसिस्टर आपने लगा दिया, और ये तीसरा रेसिस्टर। और इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया। आप चाहें तो स्विच भी लगा सकते हैं सर्किट में। अभी ये सर्किट ओपन है, अभी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इसको क्लोज कर देंगे, ये क्लोज सर्किट हो गया, क्लोज स्विच, और सर्किट क्लोज हो गई उसकी वजह से। और आप चाहें तो एमीटर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बताएगा करंट। ठीक है, एमीटर का प्लस बैटरी या सेल के प्लस से, और एमीटर का नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव है, देखिए यहाँ आ गया नेगेटिव। अगर यहाँ पकड़ते इस तार इतना आकर के यहाँ आता, तो एमीटर का नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ हो गया। और नहीं आप चाहते तो जैसे केवल डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते थे। और यह R1, R2, R3 अलग अलग कंडक्टर है। ठीक है, अब यहाँ से जब करंट फ्लो कर रही है I, तो इस कंडक्टर के एक्रॉस यहाँ पे, यहाँ हमको अलग, यहाँ अलग मिलेगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये चीज़ मिल जाएगा। और यहाँ हमको अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि I तो सेम है लेकिन R1 तो बदल गया। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इज इक्वल टू IR, और यह अलग मिल गया। ठीक है, I यहाँ करंट था, तो यहाँ पे V1, V2, V3, और मान लीजिए सोर्स हमारा V था, तो यही सोर्स से ही तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ यहाँ तीनों जगह। तो क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यह हो गया। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ तक क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू, अब मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि इन तीनों को हटा करके एक ही रेसिस्टर रख दें जो कि तीनों के बराबर हो। ठीक है, तो हम इसको, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी सर्किट कुछ इस तरह की हो जाएगी अगर हम एमीटर और ठीक है, और यह R हो गई इक्विवेलेंट, या इसको हम लिख सकते हैं R इन सीरीज। ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, और यह वोल्टेज V था, और यहाँ करंट I फ्लो कर रही थी, यहाँ I। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से V is equal to I into RS. RS is the equivalent resistance of all three resistances or resistors when connected in series. तो उसी तरह से जैसे V is equal to IRS हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं IRS is equal to V1। करंट तो यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, तो V1 क्या हो जाएगा,
R1 प्लस IR2 प्लस IR3। आई अगर कॉमन लेते यहाँ भी आई तो इसको लिख सकते थे IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। ये लिख सकते थे, implies that RS is equal to R1 plus R2 plus R3। यह हो गया RS is equal to R1 plus R2 plus R3। ठीक है, तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपली इनको हम ऐड कर दिए तीनों रेसिस्टर्स को, तो वह इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया पूरे सर्किट का। ठीक है, यह उसी तरह की बात हुई जैसे मान लीजिए कि अगर एक L लेंथ का कोई कंडक्टर होता, ठीक है, यह यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ L थी और यह इसका रेसिस्टेंस R था। अब इसके तीन टुकड़े आप कर दिए, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसके तीन टुकड़े कर दिए। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए यह है L/2 और यह L/4 और यह L/4 मान लीजिए। तो इसका रेसिस्टेंस इस पूरे के बराबर लेंथ के बराबर रेसिस्टेंस, वही इक्वल रेसिस्टेंस हो गया। तो आपको पता है R इज प्रोपोर्शनल टू L, यानी अगर लेंथ L/4 हो गया, बाई कीपिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम और सेम थिकनेस, उसकी थिकनेस को मत करिए कम अधिक, उसकी लेंथ को केवल कम अधिक करिए, तो रेसिस्टेंस भी 1/4 हो जाएगा। तो R/4, क्योंकि दूसरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको थिकनेस बोलते हैं उसको आप नहीं चेंज कर रहे हैं, रेसिस्टिविटी को नहीं चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हैं, मटेरियल नहीं चेंज कर रहे हैं, तो यह L/4 हो गया। तो इसका हो जाएगा R/4 और यह R/2 और यह भी R/4। तो सबको ऐड करेंगे तो वह R के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमें ज़रूरत होती है कि सर्किट में इस तरह से कनेक्ट करें कि सेम करंट फ्लो करे या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, तब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हैं। और यह सीरीज़ कॉम्बिनेशन करने का मतलब ये हो गया कि जितने रेसिस्टर हम कनेक्ट किए हैं सबको हटा के एक रेसिस्टर इस तरह से लगा दें कि उसकी लेंथ सारे रेसिस्टर के लेंथ के बराबर हो, तब हमको जो रेसिस्टेंस मिलेगा वह होगा सीरीज़ में। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। अब दूसरे तरीके से हम इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा भी तो कनेक्शन हो सकता है कि अगर मान लीजिए तीन रेसिस्टर्स हैं अलग अलग और इनको हम इस तरह से कनेक्ट करें, इसको इस तरह से कनेक्ट कर दें। और V R1
R2 R3 और यह I करंट फ्लो कर रही है। ठीक, तो यहां से I1 और यहां से I2 और यहां I3 ये हो जाएगा। ठीक है, 3 रेसिस्टर इस तरह से कनेक्ट किया गया कि करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अलग अलग हो गई। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, यानी इस तीनों को हटा के हम एक रेसिस्टेंस लगा दें और इस तरह से लगाएं कि सर्किट में वह जो एक रेसिस्टर है वह इन तीनों के बराबर अपना रोल प्ले करे, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए यहाँ पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सोर्स का यही भी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स का था, वही R1 के लिए भी है, वही R2 के लिए भी है, वही R3 के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ I1 I2 I3 और आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यह हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो R क्या होगा, R पैरेलल, RP कर दिए, R पैरेलल इज इक्वल टू V अपॉन, क्योंकि वही V इसके लिए भी है तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V अगर कॉमन ले लेते यहाँ से तो यहाँ आता 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, पूरे के बाहर ब्रैकेट में V और वह भी कैंसिल हो जाता। तो क्या आ जाता है इससे आ जाता 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ये आ जाता। ठीक है, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ये आ जाता है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि दो होते अगर रेसिस्टर R1 और R2, तो 1 अपॉन RP क्या आता, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और यह आ जाता R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 अगर एलसीएम लेते। ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ 3 रेसिस्टर नहीं है, 2 रेसिस्टर हैं। तो RP क्या हो जाता, RP इज इक्वल टू, यानी पैरेलल रेसिस्टेंस, ये रेसिप्रोकल था तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपने 1 अपॉन RP को रेसिप्रोकल किया RP, तो यह हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये आ जाता। RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये चीज़। अब मान लीजिए अगर 2 ओम 3 ओम कुछ भी लीजिए और इसकी वैल्यू जो होगी ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज लेस देन R1 एंड आल्सो लेस देन R2। ऑलवेज आप कोई भी वैल्यू लेके रखिए, यह वैल्यू जो आएगी वह R1 से कम होगी और यह वैल्यू जो आएगी वह R2 से कम होगी। आप मान लीजिए R1 को 1 ले लीजिए और R2 को 2 ले लीजिए, तो यहाँ क्या आएगा 1 इंटू 2 और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 2, तो 2 अपॉन 3। तो 2 अपॉन 3 इज लेस देन 1 एंड 2 अपॉन 3 इज लेस देन 2, तो हमेशा कम होगा। तो इसका मतलब एक कंक्लूजन हम ये ड्रा कर लिए कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इज ऑलवेज लेस देन एनी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। इस बात को ध्यान से समझिए कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा पूरे सीरीज का वह किसी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से हमेशा कम होगा। और अगर सीरीज कर रहे थे
तो 1 2 3 4 अलग अलग थे। तो उसमें क्या होगा कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वह किसी भी इंडिविजुअल से ग्रेटर होगा। R1 प्लस R2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन R1, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन R2। ये फैक्ट ध्यान रखिए। और इसमें एक चीज़ और है, आपको ये बताना था कि दो रेसिस्टर्स को लेकर के मैं आपसे बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या एक केस है अपने आप में कि अगर मान लीजिए R1 और R2 दो रेसिस्टर हैं, उनको पैरेलल कंबाइन किया गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और I1 और I2 करंट दोनों में फ्लो कर रहा है, तो दोनों रेसिस्टर के फ्लो करने वाले करंट जो I1 और I2 है उनमें क्या रेशियो होगा, इसको आप फाइंड करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।